एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है राजनीतिक विज्ञान का जो है जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जो एग्जाम में जो है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% इसी से आने वाले हैं। अगर और भी बोर्ड से आप संपर्क रखते हैं तो किसी भी बोर्ड से हो तो आपका 100% यहीं से आएगा। तो आपको अंत तक वीडियो को देखना है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। देखिए, एक देश या क्षेत्र में, मतलब एक देश या देश के किसी क्षेत्र में निवास करने वाले जाति धर्म के लोगों के बीच जो भिन्नताएं, जो अलगाव पाई जाती हैं, उसे सामाजिक विभाजन या सामाजिक विभेद कहते हैं, है ना। भारत में स्वर्ण और दलित, गोरे काले या गरीब अमीर का विभेद देखा गया है ना। देखिए, इस तरह से चीज़ें हैं। तो आपको याद रखना, काफ़ी आसान प्रश्न है कि एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति धर्म लोगों के बीच जो भिन्नताएं पाई जाती है उसे हम लोग सामाजिक विभाजन कहते हैं। और काला गोरा अमीर गरीब स्वर्ण दलित ये सब होता रहता है। उच्च जाति का लोग, नीचे जाति का लोग, स्वर्ण मतलब उच्च जाति का लोग, दलित मतलब निचले जाति का लोग। अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है दूसरा। ये बाय पिक्चर आप समझ सकते हैं। दूसरा में क्या कहा जा रहा है, आइए देख लेते हैं। तो एक्चुअली इसमें कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता क्या है। देखिए, जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा एवं अपने धर्म को सर्वोच्च यानी बड़ा समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर अलगाव उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है कि जब समाज में एक धर्म का लोग जो दूसरे धर्म को अपने छोटा एवं अपने धर्म को सर्वोच्च यानी बड़ा समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर जो होता है अलगाव उत्पन्न होगा, यानी टकराव उत्पन्न होगा। इसी अवधारणा को हम लोग क्या कहेंगे, सांप्रदायिकता कहेंगे, है कि नहीं। तो आपको ये चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है। और भी बात है, या किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होगा, कोई भी अगर समाज जो है अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा बताएगा तो उसमें लोकतंत्र के लिए खतरनाक तो होना ही है। इसमें समाज में धार्मिक आधार पर अलगाव उत्पन्न होता है। समाज में जो है धर्म के आधार पर अलगाव उत्पन्न होता है। इस तरह से देखिए कि कैसे कुछ लोग बड़े हैं और कुछ छोटे इसके लिए लड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है आपको देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वंशवाद या परिवारवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, ऐसी पद्धति जिसमें एक ही परिवार के लोग एक के बाद एक शासन करते हैं उसे वंशवाद कहते हैं। लोकतंत्र में वंशवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन देखिए, हम जानते हैं लोकतंत्र में वंशवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन इस तरह से देखिए ये जो है एक वंशवाद का उदाहरण आप कह सकते हैं। देखिए कि हमारे जो लोकतंत्र पर किस तरह से शासन किया गया है कि नहीं। तो यहाँ से जो आपका ये होता है, पहली बात तो ये देखिए कि ये जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। और ये है मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हुए, ठीक है। और ये है इंदिरा गांधी, ठीक है। ये कौन हो गई, इंदिरा गांधी, जो जिनके पिताजी कौन है, जिनके पिताजी है ये कौन है जानते हैं आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये हो गए राजीव गांधी जो इनके पति हो गए यानी सोनिया गांधी के। और ये हो गए उनके पुत्र, इन दोनों के पुत्र यानी राजीव गांधी, जो इस वक्त जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे प्रधानमंत्री बने भी। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए, जहाँ धर्मों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। देखिए, जहाँ मतलब कि जहाँ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा उसे हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। और धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार न होना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो पांचवा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपका, ये भी आसान प्रश्न है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। देखिए, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समूह की भागीदारी होती है उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं ना। तो देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 17 नंबर प्रश्न। सब आसान प्रश्न है, आपको सारा का सारा याद कर लेना है और यही आने वाला है। दल बदलू कानून क्या है। जब कोई विधायक, देखिए, जब कोई विधायक जो है अपनी मर्जी से पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है
तो उस पर जो कानून लागू होता है तो वही कानून क्या होगा, दल बदलू कानून कहेंगे। यानी कोई बीजेपी का जो नेता होगा यानी कोई विधायक होगा वो कहाँ कांग्रेस में चला जाएगा, या फिर कांग्रेस का नेता जो वो बीजेपी में चला आएगा तो उस पर जो कानून लागू होगा उसे ही क्या कहेंगे, दल बदल कानून या फिर दल बदलू कानून। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा, 7वां प्रश्न देखते हैं। नगर निगम के मुख्य कार्य क्या है। देखिए, जब किसी नगर, बस्ती या ग्राम को केंद्र सरकार के शासन में दे दिया जाता है तो उसे नगर निगम कहते हैं। देखिए, जब किसी ग्राम, नगर यानी शहर को, बस्ती को और गांव को यानी ग्रामीण मतलब गांव को किसी मतलब केंद्र सरकार के हाथ में दे दिया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार जो होती है, मोदी सरकार ऐसे समझिए आप, उनके हाथ में दे दी, ना कि राज्य सरकार के हाथ में, तो उसे हम लोग कहेंगे नगर निगम। नगर निगम के निम्नलिखित कार्य, देखिए ये क्या करेगा भाई, तो नगर निगम जो है नगर की सफाई करेगा, पीने का पानी मुहैया कराएगा, पीने का पानी व्यवस्था कराएगा, और सरकार बनाना, सॉरी सरकार बोले, सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत कराना, और सड़कों एवं गलियों में रोशनी का क्या करना, प्रबंधन करना, और नालियों की सफाई करना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 8वां प्रश्न को। तो ये आसान प्रश्न है। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ। देखिए, तो 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में ताड़ी एवं शराब की बिक्री चरम सीमा पर थी, यानी खूब बढ़िया से बिक रहा था। सरकार अधिक आय प्राप्त करने के कारण इसकी बिक्री बंद करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा आ रहा था कमाई तो सरकार बंद नहीं कर रही थी। परंतु आंध्र प्रदेश का सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, यानी वहाँ की जो महिलाएं थी बहुत कठिनाई में थी। पुरुष पुरुष ताड़ी और शराब पीकर घर की महिलाओं पर जुर्म ढाने में लगे रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं ने क्या किया, ताड़ी विद्रोह आंदोलन के लिए सक्रिय हुआ। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में ताड़ी विद्रोह का आंदोलन जो हुआ वो शुरू हुआ था। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो आगे का क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 9वां प्रश्न है आगे। तो इसमें कहा जा रहा है आपका कि राजनीतिक दल में क्यों आवश्यक है, राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक क्यों है, क्यों जरूरी है। देखिए, राजनीतिक दल विचारधारा के समर्थ से मिलकर राज सत्ता पाने के उद्देश्य से जो संगठन बनाते हैं, यानी देखिए राजनीतिक विचारधारा के समझ से मिलकर एवं राज सत्ता पाने के उद्देश्य से जो संगठन बनाया जाता है उसे हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। देखिए कौन कौन सा कारण है आपके लिए। यानी पहला, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है, यानी बहुत सारे जो लोग देते हैं वोट तभी सरकार बनता है। और राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक होता है तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में क्या करेगा, राजनीतिक दल सहायता करेगा। और राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच कड़ी कार्य को करते हैं, और विरोधी दल के रूप में सरकार की मनमानी पर रोक लगाता है ना, ये तो ये है आपका मुख्य उद्देश्य। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा देख लेते हैं, ये देख लेता हूं मैं प्रश्न संख्या 10वां। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपका, इसमें कहा जा रहा है राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य क्या है। देखिए, राजनीतिक दल का जो मुख्य लक्ष्य है वह चुनाव में जनता के समर्थन से बहुमत प्राप्त करना, यानी जनता ही वोट करे, बहुमत प्राप्ति के बाद सरकार का गठन करना, ये राजनीतिक दल का जो है मुख्य लक्ष्य है, एम है। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है आपका, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन होता है ना, लोकतंत्र का अर्थ जो होता है वो जनता का शासन, अर्थात जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। स्विट्जरलैंड जो है वो प्रत्यक्ष एवं भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें जो मेन जो मालिक होता है वो जनता ही होता है, लेकिन इसमें जो जनता जो है एक प्रतिनिधि को चुनती है, उसके द्वारा सरकार चलता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो स्विट्जरलैंड जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, और अप्रत्यक्ष भारत का, याद रखना है आपको। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, 12 नंबर प्रश्न को। तो ये भी काफ़ी आसान है। इसमें क्या कहा जा रहा है समझिएगा बात को, कि भारतीय लोकतंत्र की किसी 4 समस्याओं का वर्णन कर। देखिए, पहला समस्या तो ये है कि भारत में शिक्षा का अभाव है ना, जिससे यहाँ की जनता जो है अपना अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं है, जानकार नहीं है। हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव ज़्यादा देखा जा रहा है ना। भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझती है, अतः मतदान का दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और साथ ही भारत में आर्थिक समानता का अभाव है, यानी कोई जो है ज़्यादा गरीब है, कोई ज़्यादा अमीर है, तो ये बात है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता
बेकार है, इसलिए हमें गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आर्थिक समानता नहीं हुई, इसलिए हमें आर्थिक समानता अपनानी चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कौन सा, वो 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें एक्चुअली में कहा जा रहा है कि भारत में धर्म के आधार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे। देखिए, भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और भारतीय संविधान भी प्रत्येक धर्म को समान आदर दिया गया है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के पर्व एक जैसे मनाए जाते हैं। देखिए, इसी के कारण जो है भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर में क्या है भाई, इसमें कहा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब वह कई राष्ट्रीय दलों के साथ बहुमत प्राप्त करता है। इस प्रकार बनी सरकार को हम लोग गठबंधन की सरकार कहेंगे। यानी जब किसी चुनाव में जो है किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तो वह कई राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर एक बहुमत मिलाकर एक सरकार बना लेती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गठबंधन की सरकार कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 15। तो भारतीय लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। एकदम वीवीआई प्रश्न, याद रखना। भारत में लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंग है। पहला विधायिका, यह कानून का निर्माण करता है। विधायिका। न्यायपालिका, यह दोषी व्यक्ति को सजा देता है। और तीसरा है कार्यपालिका, है ना, ये आपको याद रखना है। कार्यपालिका यह कानून को लागू करता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब इसमें कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 16 में मानवाधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए, भारत संघ में देश के नागरिकों को अधिकार की सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदान की गई, जिसे मानवाधिकार कहते हैं। भारत संघ में देश के नागरिकों को अधिकार की सुरक्षा के लिए एक गारंटी दी गई, जिसे मानवाधिकार कहते हैं। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के कई नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, ताकि सुरक्षा दिया जा सके। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं, 4-5 लाइन आप लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 17 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है आपका, इसमें कहा जा रहा है क्षेत्रवाद क्या है। देखिए, क्षेत्र के आधार पर राज्य के एकीकरण को क्षेत्रवाद कहते हैं। यानी क्षेत्र के आधार पर राज्य को जो अलग अलग रूप में बांटने, एकीकरण मतलब अलग अलग रूप से बांटना। तो क्षेत्र के आधार पर राज्य को एकीकरण कहना क्या कहलाता है, वो आपका क्षेत्रवाद कहलाता है। एक क्षेत्र की रक्षा के लिए, तो ये आप समझ सकते हैं। और ये साथ में जो है एक क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं और वे क्षेत्र हितों से संबंधित है और इससे जुड़ी समस्याओं को क्या करता है, हल करने का प्रयास करता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो वो 18। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। तो देखिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग, ग्राम सभा, गांव के सभी वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, पहला है। दूसरा, मुखिया कौन होता है भाई, मुखिया ग्राम पंचायत के वयस्क नागरिकों द्वारा मुखिया का चुनाव होता है और मुखिया ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना क्या है, देखिएगा अगला नेक्स्ट पॉइंट में, यानी थर्ड पॉइंट ये होना चाहिए ना, ग्राम कचहरी, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्य को संपन्न करने के लिए, जो न्यायपालिका कार्य होता है उसके संपन्न करने के लिए ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक निर्वाचित सरपंच और एक निश्चित संख्या में पंच भी होता है। ग्राम रक्षा दल, गांव के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले सदस्य युवक जो होते हैं वो रक्षा दल के सदस्य होते हैं। इनका मुख्य काम जो होता है गाँव की रक्षा करनी होती है। और ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव सरकारी कर्मचारी होता है और जो है ग्राम पंचायत के सारे दस्तावेज इन्हीं के मतलब अधीन होता है, इन्हीं के पास होता है। ये आप ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो वो अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न जो है आपका कहा जा रहा है कि जिला परिषद के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। जिला परिषद देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है और सिंचाई की व्यवस्था कराता है। ये फलों एवं सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना, घरेलू लघु उद्योग, पशुपालन एवं मत्स्य पालन का विकास करना, ग्रामीण विद्युतीकरण करना, यानी ग्राम में क्या करना है, बिजली का सब जगह फैलाना, विद्युतीकरण मतलब ग्रामीण सड़कों एवं पुलियों यानी पुलों का निर्माण करना, औषधालय यानी दवाई खाना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराना, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय की स्थापना तथा देखरेख
किनका काम होता है? ये जिला परिषद का ही कार्य होता है, ये आप याद रखना है।